आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रतन कुमार भारती। हमारा अगला टॉपिक होगा मनसबदारी व्यवस्था। यह टॉपिक एमए फोर्थ सेमेस्टर के द्वितीय पेपर मुगल काल का इतिहास या मुगलकालीन इतिहास, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक के संदर्भ में वर्णन करना है का टॉपिक है। आज इसी के बारे में हम वर्णन करेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या चीज। मनसबदारी व्यवस्था को जानने से पहले हम थोड़ा इसकी पृष्ठभूमि पर जाते हैं, देखते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या चीज और अकबर के पहले यह व्यवस्था कैसी थी और किस प्रकार की थी, या व्यवस्था प्रचलन में थी या नहीं। मनसबदारी व्यवस्था एक प्रकार का प्रशासनिक व्यवस्था थी जिसका प्रचलन अकबर द्वारा किया गया था। अकबर के उत्तराधिकारियों द्वारा किए गए कुछ संशोधनों के साथ यह व्यवस्था मुगल साम्राज्य की सैन्य एवं सिविल सेवाओं का आधार बनी रही। अकबर ने जिस व्यवस्था का प्रचलन किया था वह व्यवस्था जो है उसके बाद के शासकों द्वारा भी जारी रहा, लेकिन यह व्यवस्था कुछ परिवर्तन के आधार पर रहा। क्या क्या परिवर्तन हुए हैं हम जो है इसका उल्लेख बाद में करेंगे। अकबर के पूर्ववर्ती मुगल शासकों के सैन्य संगठन के विषय में हमें विशेष जानकारी नहीं मिलती। आप लोग देख लोगे अकबर के पूर्ववर्ती शासक मतलब इसके पहले शासक कौन था, तो हम देखते हैं इसके पहले शासक हुमायूं, फिर उसके बाद जो है बाबर चूंकि मुगल वंश का संस्थापक था और उन्होंने ही जो है मुगल वंश का स्थापना किया था। इब्राहिम लोदी सल्तनत काल के लोदी वंश के अंतिम शासक को हराकर इस वंश की स्थापना किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के नेतृत्व में मुगलों के द्वारा उत्तरी भारत की विजय 1526 जो अभी बात कर रहे थे, अकबर का राज्यारोहण का काल 1556 तक मुगल शासकों को प्रशासनिक संस्थाओं की पुनर्व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण का अवसर नहीं मिला, क्योंकि बाबर का कार्यकाल मात्र 4 वर्ष का रहा और यह 4 वर्षों में उनके प्रत्येक वर्ष युद्ध में ही बीता और युद्ध में व्यस्त रहने के कारण उसे किसी भी प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती करने का समय नहीं मिल पाया। हुमायूं के बारे में देखते हैं, जो कि बाबर का पुत्र था। हुमायूं जो है राजनीतिक समस्याओं से घिरा रहा, क्योंकि उन्हीं के शासनकाल में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराकर सूरी वंश की स्थापना किया था। मतलब मुगल वंश को जो है हुमायूं से सत्ता छीन लिया था और अपना कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से हुमायूं का जो है राजनीतिक अव्यवस्था के चक्कर में किसी भी प्रकार का प्रशासनिक सुधार पर ध्यान नहीं दे पाया, लेकिन हुमायूं जो है पुनः प्रयास किया और सूरी वंश के अंतिम शासक को हराकर फिर पुनः जो है गद्दी हासिल कर ली, मतलब राजसत्ता हासिल कर ली, और इस तरह से जो है मुगल वंश को जो है पुनः स्थायित्व बनाने में जो है हुमायूं ने अहम भूमिका निभाया। लेकिन 1 साल बाद उसकी मृत्यु हो गई लाइब्रेरी से गिरने के कारण। लेकिन उसके बाद उसका पुत्र था अकबर। स्वाभाविक सी बात है, उनके दादा परदादा के द्वारा शासन व्यवस्था में किसी भी प्रकार का सुदृढ़ या मजबूतीकरण नहीं किया था, तो एक प्रकार से अकबर को जो है अस्त व्यस्त साम्राज्य मिला था और इसी अस्त व्यस्त साम्राज्य को सुदृढ़ करने का दायित्व अब अकबर के हाथों में था। देखते हैं अकबर ने
किस तरह से यह व्यवस्था को मजबूतीकरण किया और साम्राज्य की स्थापना में उन्होंने एक वह कायम किया जो उन्होंने उनके दादा या परदादा मतलब उसके पूर्ववर्ती शासक नहीं किए थे। देखते हैं, मध्य युगीन राज्य व्यवस्था सशस्त्र सेनाओं का विशेष महत्व होने के बावजूद केंद्रीकृत सेना की अवधारणा विकसित नहीं हो पाई थी। सीधी सी बात है, सेना की केंद्रीकृत अवधारणा विकसित नहीं हो पाई थी। सेना तो थी, लेकिन सेना की वह व्यवस्था जो मुगल वंश को चाहिए था वह व्यवस्था नहीं थी। इसके परिणाम स्वरूप राज्य की गतिविधियां विशेषतः कानून और व्यवस्था की स्थापना के लिए सैनिक सरदारों पर निर्भर करना पड़ता था, जिनके अंतर्गत सशस्त्र टुकड़ियां रहती थीं। और इस काल में अमीरों की सशस्त्र टुकड़ियों की संख्या तथा उनको दिए जाने वाले वेतन के मध्य कोई तालमेल नहीं था। सीधी सी बात है, उनको जो चीज वेतन दिया जाता था और उनकी संख्या में किसी भी प्रकार का कोई तालमेल नहीं था और न ही स्पष्ट जानकारी थी। इस कारण इन अमीरों का वेतन स्वयं बादशाह द्वारा अपनी मर्जी के मुताबिक नियत किया जाता था, किसी विशिष्ट नियम के अनुसार नहीं। ऐसी स्थिति में शासक की स्थिति तथा सत्ता अत्यंत क्षीण रहती थी, जबकि सैन्य सरदार उन क्षेत्रों में अत्यंत शक्तिशाली हो जाते थे और राज्य के प्रति उनकी सेवाओं के बदले दिए जाने वाले वेतन के एवज में उनको प्रदान किए जाते थे। राजस्व या राज्य के अधिकांश भाग जो सेना नायकों को प्रदान किया जाता था, मतलब राज्य के जो राजस्व होते थे उसका अधिकांश भाग सेना नायकों को प्रदान किए जाते थे। इस कारण प्रशासन की आय अत्यंत सीमित थी। राज्य की राजस्व को समरूपता जो थी वो एक बराबर नहीं थी। इसके अतिरिक्त राज्य की प्रशासनिक नीतियां तथा व्यवस्था के निर्धारण के अभाव में इन सैनिक सरदारों द्वारा अनुदान के रूप में मिले क्षेत्रों पर स्वेच्छापूर्ण ढंग से शासन किया जाता था। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिससे सशस्त्र टुकड़ियों के आकार एवं संख्या पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकता। सैनिक टुकड़ियों की संख्या दिखाई कुछ जाती थी, वास्तविक कुछ होती थी। इस तरह की अनियमितता भरी पड़ी थी। इसके अतिरिक्त राज्य की अधिकारियों की भर्ती, नियुक्ति आदि के संबंध में भी कोई नियम निर्धारित नहीं थे। वस्तुतः जागीर पहले प्रदान की जाती थी तथा उससे होने वाली आय के अनुमान में सशस्त्र टुकड़ियों की संख्या नियत कर दी जाती थी। 1558 में मोहम्मद अत्ता खां को 1 करोड़ तक की आय की जागीर प्रदान की जाने से ही अकबर के शासनकाल के प्रारंभिक वर्षों की स्थिति का अनुमान किया जा सकता है। अकबर ने शीघ्र ही अनुभव कर लिया कि एक सशक्त और सुव्यवस्थित केंद्रीय व्यवस्था की स्थापना के लिए हमें एक सुस्पष्ट नियमों पर आधारित एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था स्थापना करनी पड़ेगी जिससे उमरा वर्ग को अपनी अधीनस्थ स्थिति तथा शासन के प्रति उनके उत्तरदायित्व का बोध हो तथा प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति तथा पदोन्नति के लिए व्यक्ति की योग्यता तथा कार्यकुशलता को प्राथमिकता दी जाए। इस तरह से अकबर के मन में एक विचार आया और इस विचार को उन्होंने लागू भी किया। 1560-61 की बात है। उस समय वित्त विभाग की पुनर्व्यवस्था के कार्य के दौरान यह जानकारी मिली कि इस विभाग के संबंध में वस्तु स्थिति यह नहीं है जो दिखाई देती है। विभिन्न फसलों के लिए दरों तथा अनुमानित राजस्व की दरों में कृत्रिम रूप से वृद्धि की गई है। जब भू राजस्व की दरों को नए सिरे से लागू किया गया तब उनमें कमी की गई, तो उस स्थिति में अमीर वर्ग द्वारा अपने नियंत्रण में रखे जाने वाले सशस्त्र सैन्य दल की संख्या में कमी करने के कार्य भी आवश्यक हो गए। उस काल में मुगल अमीरों के एक बड़े वर्ग द्वारा विद्रोह किए जाने के पीछे एक महत्वपूर्ण कारण यह भी था। वित्त विभाग की पुनर्व्यवस्था के कारण अमीरों को प्रदत्त भू
अनुदान क्षेत्रों के आकार तथा उनके सैनिकों की संख्या में भी कुछ परिवर्तन किए गए थे, जिससे वे क्षुब्ध थे। 1566-67 की बात है। सभी प्रमुख विद्रोहों का दमन कर दिया गया। मुगल शासक के लिए उमरा वर्ग के अंतर्गत रहने वाले सैन्य दल की व्यवस्था के लिए नियम बनाना सरल हो गया। वस्तुतः किसी अमीर के लिए अपेक्षित सैन्य दल की संख्या में कमी या वृद्धि दोनों ही राज्य के हित में नहीं थी। कमी होने की दशा में राज्य की सैनिक क्षमता पर बुरा असर पड़ता, जबकि सैनिकों की संख्या नियत संख्या से अधिक होने की स्थिति में उमरा वर्ग द्वारा शासक को चुनौती दिए जाने की भी आशंका थी। बिल्कुल सही बात है। अगर उन पर जो है किसी भी प्रकार का अंकुश लगाता है तो एक प्रकार का सैनिक जो क्षमता है राज्य की, उस पर असर पड़ता। अगर उसकी व्यवस्था अगर दुरुस्त करते तो वो जो है सैनिक बल पर जो है राज्य के राजा या शासक को चुनौती देने के लिए शक्तिशाली हो जाते, और ऐसी स्थिति में दोनों ही स्थिति खतरनाक थी। इसके अतिरिक्त अकबर का विचार एक ऐसी व्यवस्था स्थापित करने का था जिसमें किसी भी व्यक्ति को प्रारंभिक क्षेत्र में अपनी निष्ठा व कार्य कुशलता के एवज में पदोन्नति करने के समान अवसर मिल सके। इस तरह से अकबर ने अपनी चतुराई से यह व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था स्थापित किया। देखते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था है क्या चीज। अकबर के शासनकाल के 11वें वर्ष में हमें सबसे पहले मनसब प्रदान किए जाने का वर्णन मिलता है। हम अगर कहें हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक 113 पृष्ठ क्रमांक में यह उल्लेखित है कि अकबर अपने शासनकाल में 11वें वर्ष में पहली बार मनसब प्रदान किए जाने का उल्लेख हमें मिलता है। यह हरिश्चंद्र वर्मा के पुस्तक के अनुसार है कि कहीं कहीं पुस्तक में कुछ और मिलता हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इस व्यवस्था को अकबर के शासनकाल के 19वें वर्ष में लागू किया गया था। ठीक, ये तो दिया हुआ है। ठीक, लेकिन हम जो है हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक के आधार पर देखें तो उसमें जो है 11वें वर्ष में पहली बार अकबर के शासनकाल में हमें जो है यह व्यवस्था देखने को मिलती है, क्योंकि उसी समय पहली बार मनसब प्रदान किया गया था। इस बात को ध्यान रखेंगे। 19वें वर्ष में लागू किया गया और हरिश्चंद्र वर्मा के पुस्तक में 11वें वर्ष दिया गया है, तो इस चीजों को ध्यान रखेंगे। अब मनसबदारी व्यवस्था है क्या चीज, यहाँ पे दिया है दूसरा बिंदु में। मनसब शब्द का अर्थ स्थान या पद होता है, जो मुगल व्यवस्था में ओहदा या पद को इंगित करता है। यह मुगल प्रशासन की इस्पाती ढांचा माना जाता है, मतलब महत्वपूर्ण ढांचा माना जाता है, क्योंकि सैनिक से व्यवस्था से संबंधित है। अब देखते हैं यहाँ पर जो है कोई पदवी या पद संज्ञा नहीं थी। यह भी कहा गया है हरिश्चंद्र वर्मा की पुस्तक में कि यह जो पद है यह एक प्रकार का पदवी या पद संज्ञा नहीं थी। प्रत्युत इस मुगल प्रशासनिक सेवा अनुक्रम में किसी व्यक्ति अमीर की स्थिति का बोध होता है, मतलब उसका स्थान बोध होता है, यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो मनसब का अर्थ पद या श्रेणी था, और सीधी सी बात है इस व्यवस्था या प्रशासनिक दस्तावेजों के अभाव है में हम इसके बारे में पूर्णतः हम नहीं जान सकते, लेकिन एक इतिहासकार हमें मिलता है मोरलैंड और अब्दुल अजीज। मैं शायद यहाँ लिखा हुआ हूँ, लेकिन शीश में ऊपर दिख रहा है, वो थोड़ा स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। मोरलैंड तथा अब्दुल अजीज, ये जो है इसी व्यवस्था को सर्वप्रथम इसके मूलभूत तत्वों का अध्ययन किया। याद रखेंगे इस तरह के प्रश्न जो है नेट के पेपर में आ सकते हैं या बनते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला बिंदु देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के दौरान सल्तनत को विभिन्न इक्तों में विभाजित किया गया था। इक्ता, अब यहाँ पर इक्ता शब्द आया था, मैं आप लोगों को पहले ही बताया था कि इक्ता है क्या चीज।
इक्ता किसने चालू किया था? और इसके प्रभारी इक्तादार कहलाते थे। इक्तादार संबंधित इक्ते की कुल आय में से अपने खर्च को घटाकर बचे हुए फवाजिल को केंद्रीय खजाने में भेज दिया जाता था। फवाजिल मतलब एक प्रकार का क्या है? खर्च को घटाकर बचे हुए, मतलब जो आय बचा हुआ है उसको क्या किया जाता है? केंद्रीय खजाने में भेज दिया जाता है। मुगल राजवंश के व्यवस्थापक बाबर ने वजहदारी व्यवस्था की शुरुआत की। यहाँ पर एक नया शब्द हमें देखने को मिला है। बाबर ने वजहदारी व्यवस्था का शुरुआत किया, जिसमें संबंधित वजहदार को वजह पुरस्कार प्रदान किया जाता था। यह है क्या चीज? वजह पुरस्कार कोष्टक में दिया हुआ है, तो सीधी सी बात है, वजहदारी मतलब जो प्राप्त करता है, पुरस्कार प्राप्त करता को ही क्या कहेंगे? वजहदारी कहेंगे। अकबर ने इसी इक्तेदारी या वजहदारी व्यवस्था में संशोधन कर एक नई व्यवस्था की नींव डाली, जो मनसबदारी व्यवस्था के रूप में सामने आई। मतलब यह व्यवस्था पहले भी चल रही थी। मैं बताया था कि पहले चल रही थी या नहीं चल रही थी, या चल रही थी तो किस रूप में थी। तो इक्तदारी मतलब इक्तदारी हम कहें तो सीधा सीधा सल्तनत काल, इल्तुतमिश के काल तक, एवं वजहदारी के संस्थापक मतलब स्थापना किया था, व्यवस्था किया था इस वजहदारी व्यवस्था का बाबर ने। तो इस तरह की इन व्यवस्था को जो है एक परिवर्तित रूप दिया, और यही परिवर्तित रूप क्या कहलाया? मनसबदारी व्यवस्था कहलाया। मनसबदारों का वेतन नगद या जागीर दोनों रूप में मिलता था। नगद या जागीर। जागीर क्या चीज है? जागीर मतलब सेवा के बदले उसे कुछ भूखंड दिया जाता था, और उस भूखंड से जो आय प्राप्त होता था, उस आय से वो अपने गुजर बसर करते थे। इस तरह से मनसबदारी व्यवस्था हम आगे देखेंगे कि मनसबदारी व्यवस्था में किन किन शासकों के द्वारा क्या क्या परिवर्तित किया गया। जैसे अकबर ने शुरुआत तो किया, लेकिन अकबर के समय इसकी स्थिति और कैसी थी, इस पर चर्चा की जाएगी। और मनसबदारी की श्रेणियां क्या क्या थी, जहांगीर के समय इनमें क्या परिवर्तन हुआ, शाहजहां के समय इसमें क्या परिवर्तन हुआ, और औरंगजेब के समय इसमें क्या परिवर्तन हुआ, यह टॉपिक हम आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।